नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। रांची से बड़ी खबर। हेमंत सरकार के मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण होगा। राजभवन को सरकार की ओर से सूची भेजी जाएगी। थोड़ी देर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। तो हेमंत सरकार के मंत्रियों का आज शपथ होना है। थोड़ी देर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है और ऐसे में राजभवन को सरकार की ओर से लिस्ट भेजी जाएगी। तो रांची से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है हेमंत सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर। तो झारखंड में अब मंत्री पद की जो है वो शपथ थोड़ी देर में ली जाएगी और राजभवन को सरकार की ओर से लिस्ट भेजी जाएगी, नामों की लिस्ट भेजी जाएगी और थोड़ी देर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बताते चले, कांग्रेस, जेएमएम और राजद से मंत्री के नाम जो है वो तय किए गए हैं और कई सारे नाम हैं जिनको लेकर संभावनाएं चल रही है और इन्हीं नामों का लिस्ट तैयार किया गया है। आपको बताते चले, कांग्रेस कोटे से कौन कौन से नाम सामने आए हैं। तो राधा कृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की। वहीं अगर बात करें जेएमएम कोटे से तो दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हाफिजुल हसन अंसारी, मथुरा प्रसाद महतो। इसके अलावा अनंत प्रताप देव, चुन्ना सिंह। वहीं आरजेडी कोटे से बात करें तो संजय प्रसाद यादव। ये वो नाम है जिन पर मंथन किया जा रहा था पहले से ही और चर्चाएं चल रही थी और अब मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और थोड़ी देर में राजभवन में आयोजित किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे रांची से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अब कैबिनेट विस्तार का जो इंतजार था काफी समय से, सीएम हेमंत सोरेन ने जब अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके बाद से मंत्रियों को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था जो कि अब कहीं ना कहीं देखे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। परत पर जो धुंध की परत छाई हुई थी इस चीज को लेकर वो अब छटती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से मंत्रिमंडलों को लेकर के लगभग कह सकते हैं कि 5-7 दिनों से लगातार झारखंड में सस्पेंस बन रहा था और अब सस्पेंस जो है हो चुका है। अब कुछ ही देर में जो है राजभवन में शपथ होगा, 11 मंत्रियों का शपथ होगा राजभवन। हम अपनी कैमरा मैन के साथ दिखाना चाहिए कि ये सामने तस्वीरें हैं राजभवन की और इस राजभवन में अब लोग तमाम जो शपथ लेंगे मंत्रियों का उनका आना शुरू हो गया। तमाम विधायकों का भी आना शुरू हो चुका है। तमाम उनके जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। अब कुछ ही समय में अब जो है 11 मंत्री यानी जो है झारखंड के 11 मंत्री अब शामिल होंगे। निश्चित रूप से अब देखिए और जो कांग्रेस की ओर से जो जिस प्रकार से आए थे इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और कैसे राधा कृष्ण किशोर, नेहा तिर्की, यानी आप कहते हैं कुछ पुरानी कुछ नए चेहरे, यानी मंत्रिमंडलों का इतना संतुलन बैलेंस किया गया है। कुछ अनुभवी मंत्रियों को कुछ नए मंत्रियों को चुना गया है और समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से राज्य को मजबूत जनादेश मिला है और वैसे में जो सरकार संतुलन बनाने के लिए इन तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कुछ नए मंत्रियों को और कुछ पुराने मंत्रियों को शामिल किया गया। तो निश्चित रूप से ये संतुलन तरीके से और यानी कह सकते हैं कि राज्य जिस तरीके से हम देखिए चुनाव में 56 सीटें मिली है और ऐसे में देखिए मीडिया गठबंधन की सरकार दोबारा फिर से बनी है और ऐसे में जो नए चेहरे और पुराने चेहरों का समन्वय अगली सरकार में कितना संतुलित साबित होगा? और निश्चित रूप से पूरी बैलेंस तरीके से कार्य प्रबंधनीय और यानी जाति तमाम को ध्यान में रखते हुए पूरी कंप्लीटली आपने बैलेंस करके बनाया गया है इस बार मंत्रिमंडल। आप कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कोटे से ये 6 मंत्रियों का आज शपथ होना है। उसमें सबसे पहला है दीपक बिरुआ जो मंत्री होंगे, उसके बाद रामदास सोरेन जो पूर्व सरकार में भी मंत्री रहे, हाफिजुल अंसारी पूर्व सरकार में मंत्री हैं, इस बार फिर मंत्री की शपथ लेंगे और नए चेहरों में सबसे बड़ी बात ये कर सकते सुजीत कुमार
कुमारस्वामी जो यह अटकलें लगाई, इंडिया वॉच ने सबसे पहले भी यह संकेत दिया था अपने दर्शकों की सुदीप कुमारस्वामी भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। चमरा लिंगा यानी जो है वो जो है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। योगेंद्र प्रसाद जो गोमिया से विधायक हैं वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राधा कृष्ण किशोर जो है और नेहा टिप्पी जो है वो नए चेहरे कांग्रेस के मंत्रिमंडल में है, लेकिन पुराने चेहरे के लिए जो कह सकते हैं दीपिका सिंह पांडे और या कह सकते हैं इरफान अंसारी वो पूरे तरीके से रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, क्या इन तमाम चेहरों को आधिकारिक रूप से जो है मुहर लग गई है इनके नामों पर? निश्चित रूप से इन तमाम जितने भी जो मंत्रियों का नाम जिक्र किया जा रहा है उन तमाम मंत्रियों आज वो राजभवन पहुंचना उन तमाम मंत्रियों का उन तमाम विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है और वो कुछ ही देर में अब राजभवन में राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार उनकी गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बिल्कुल। अजय, अगर हम बात करें आरजेडी की तो आरजेडी से जिस तरीके से एक मंत्री बनने थे लेकिन चर्चाएं दो नामों को लेकर थी। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से ये चर्चाएं निश्चित रूप से दो थी, लेकिन अब जो फॉर्मूला तय किया गया था, जो पिछले साल 2019 की जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला में 4 का आंकड़े पर यानी एक मंत्रिमंडल देने की बात थी। तो चूंकि निश्चित रूप से इस बार जो राजद को 4 विधायक हैं उसमें ऐसे में और उनको एक मंत्री दी गई है। तो निश्चित रूप से अब जो सरकार राज्य में बनने जा रही है वो संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछले जो सस्पेंस को लेकर के था वो पूरी सस्पेंस का जो पिक्चर समाप्त हो चुका और सामने तस्वीर अब आ चुकी है। बिल्कुल। अभी अगर हम वहां देखें किस तरह से, क्योंकि लिस्ट भी बताया जा रहा है कि तैयार हो चुके हैं और ऐसे में जो बात करें मंत्रियों की और शपथ ग्रहण समारोह की, कितना वक्त, कितना और इंतजार? बस अब हम अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि दर्शकों को दिखाएं कि ये राजभवन है और राजभवन के सामने उन तमाम विधायकों का और उन तमाम मंत्रियों जो आज शपथ लेंगे उन तमाम सारे लोग पहुंचना शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इन तमाम गेस्टों को भी जिनको शपथ ग्रहण में शामिल करने के लिए बुलाया गया है और उन लोगों को भी बुलाया गया जो जा रहे हैं और लोगों का आना जाना, अतिथियों का राजभवन में आना जाना शुरू हो चुका है। और वैसे में ये कहा जा सकता है कि राज्य में एक संतुलित रूप तरीके से राज्य सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर हम अभी भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है और अभी थोड़ा और वक्त जो है हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से हम अगर हेमंत सोरेन की बात करें, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद से मंत्रियों के नामों की चर्चाएं थी, मंत्रिपरिषद को लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आई थी, लेकिन अब आखिरकार वो वक्त आ गया है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगर अंदर खाने की हम बात करें तो वहां भी इस तरह की तैयारियां देखी जा रही है। अजय, अब आगे भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल हिंसा में पाकिस्तान की एंट्री, आतंकी कनेक्शन से संभल का पुराना रिश्ता। संभल हिंसा मामले में ये जानकारी सामने आ रही, पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, आतंकी कनेक्शन से संभल का पुराना रिश्ता बताया जा रहा है। 1998 में संभल से लापता 2 युवकों के 2005 में पोस्टर जारी किए गए थे। तो 2005 में भी आतंकी कनेक्शन को लेकर सुर्खियों में संभल रहा है और सबसे देश की खुफिया एजेंसी संभल पर नजर रखती है। एनआईए करती रही है छानबीन और अब हिंसा में पाकिस्तानी कारतूस भी बरामद हुए। कारतूस और खोखा मिलने से जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पाकिस्तानी कनेक्शन होने की जो जानकारी है इसी के हवाले से मिली थी और ये जो कारतूस है वो बरामद किए गए। तो अब संभल हिंसा में पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिससे भारत के साथ कभी भी ताल्लुक सही नहीं रहे हैं। और हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से हम देखें संभल हिंसा का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, एक नई कड़ी जो है इसमें जुड़ती जा रही है और अब जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, पहले इसमें कारतूस बरामद हुई जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन मिला। देखिए, जो संभल हिंसा को लेकर के आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा है वो है पाकिस्तानी कनेक्शन का।
क्योंकि संभल में जहां पर बवाल हुआ था, जहां गोलियां चली थी, पत्थरबाजी हुई थी, वहां से पाकिस्तान और अमेरिका की फोर्सें और कारतूस कराई। वैसे भी संभल का जो है पुराना कनेक्शन आतंकी रहा है। 2005 में जो है जो युवकों के पोस्टर जारी हुए थे, जो 98 से लापता थे, तब से खुफिया एजेंसियों की नजर जो है वो संभल की थी। लेकिन 24 नवंबर को कहीं न कहीं ऐसी चूक हुई, जिसके कारण इतना बड़ा बवाल हो गया। और ये क्लू पे काम कर रही कि आखिर ये पाकिस्तानी कारतूस कैसे, वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से ये और कौन कौन से लोग शामिल हैं, इस मुद्दे को लेकर के जो हिंदुस्तान की जांच एजेंसी NI है वो भी हर पहलू को संभाल रही है। साथ में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भी फीडबैक दे रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो कुछ भी खुलासा हुआ है, इसमें ये माना जा रहा है कि यानी कि ये पहले से ही संभल एक गढ़ सा रहा है जहां इस तरह की वारदात पहले भी होते रहे हैं। हाँ, बेशक जो भी आया था पाकिस्तान। अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब जिस तरीके से संभल हिंसा में हर दिन कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और इसमें नई नई चीजें सामने आ रही है, और एक बार फिर से अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, बेशक आपकी आवाज आ रही है। आज जो ही जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उससे देश की राष्ट्रीय एकता, देश की सुरक्षा पर भी मतलब एक टेंशन सा है कि आखिर ये पाकिस्तानी कारतूस कैसे संभल पहुंचा, ये लोग कौन हैं जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं। 2005 में इसी तरह की मामला जो है सामने आया था, तब खुफिया एजेंसियां काफी एक्टिव हो गई थी और उनके नजर जो है संभल पे बनी रहती थी। लेकिन बावजूद इसके 24 नवंबर को जब ये दंगा वहां हुआ वहां पे, ये खुफिया एजेंसियां कैसे चूक कर गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक कैसे नहीं लग पाई, और साथ में भी अब एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके कनेक्शन पाकिस्तान से हैं। अरे जी, बड़ी हैरत की बात है जब इस तरह की चीजें पहले भी होती रही है। समय समय से जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो इन तमाम जगहों को अपनी नजर में बनाए रखी हुई है। बावजूद इसके बार बार इस तरह के मामले सामने आते रहे, कमी कहां रह जा रही है? क्या प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना नहीं है? अब बेशक जो ही कहा तो यही जाएगा, जिस तरह से पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि वहां पर जहां बवाल हुआ था वहां से पाकिस्तान के कारतूस और क्या कहते हैं खोखे बरामद हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये चूक है। आखिर ये कारतूस पहुंचे कैसे सीमा पार, पाकिस्तान की सीमा को पार करते हुए ये प्रतिबंधित कारतूस कैसे दंगाइयों के हाथों तक पहुंचे, और उन्होंने कैसे गोलियां चलाई और निर्दोष लोगों की, जो भी 4-5 लोग वहां मारे गए, उनकी जानें भी गई। उसके बाद से पिछले 11 दिनों से संभल को लेकर के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है संभल हिंसा पर, जहां सत्ता पक्ष की तरफ से जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, वहीं विपक्ष जो है संभल हिंसा को लेकर के संसद में चर्चा के साथ ही तमाम मुद्दों पर प्रशासन को घेर भी रहा है। लेकिन प्रशासन जो है वो अपनी अलग कार्रवाई कर रहा है। और जो लोग अनिल जी, ऐसे में बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि ये जो तमाम चीजें हैं, जहां एक तरफ पूरी तरह से हर चीज बाहरी, जो खास करके अगर हम पाकिस्तान की बात करें, भारत से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और ऐसे में जो कुछ भी चीजें हैं खासतौर पर प्रतिबंधित होती है वहां से आने जाने के लिए, और इस तरह की जो चीजें, अवैध चीजें सामने आती है, कहीं ना कहीं हम देखें जो लोग हैं, या तो अंदर खाने में जो लोग हैं उनकी संलिप्तता होगी जो इस तरह के तालमेल बिठाते हैं, और वहां से ये चीजें, जांच का विषय तो ये भी है। हाँ, बेशक जो ही ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि खुफिया एजेंसियों का फेलोर है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी बड़ी कामयाबी है जो पुलिस ने जो है वहां पे पाकिस्तानी कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। बारीकी से जब वहां से छानबीन की गई घटनास्थल पर, ये पाकिस्तानी खोखे और कारतूस मिलने की बात कही जा रही है।
तो बेशक ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई। पुलिस जो है जिस तरह से गहराई से छानबीन कर रही है और सनसनीखेज खुलासे कर रही है, उसको लेकर के है वो चैलेंज बढ़ता जा रहा है। खासकर अब ये मामला उत्तर प्रदेश से नहीं सीमित रह चुका है। ये राष्ट्रीय बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए। तो 2005 में भी आतंकी कनेक्शन को लेकर ये संभल सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर से सनसनी मचा रहा है। और बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही। बीजेपी के 36 पर्यवेक्षक संगठन चुनाव में गुटबाजी रोकेंगे। 15 दिसंबर तक मंडलों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। वही 30 तक जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। गुटबाजी रोकने के लिए आम सहमति बनने पर भी जोर। 33 वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई गुटबाजी रोकने की जिम्मेदारी। कई मंत्रियों को गुटबाजी रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह चयनित किए गए हैं। तो 15 दिसंबर तक मंडलों के गठन का लक्ष्य रखा गया है और पूरी तरह से अब नजर बनाए हुए बीजेपी 30 तक जिलाध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। आपको बताते चले, सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह चयनित किए गए हैं और कई मंत्रियों को गुटबाजी रोकने की जिम्मेदारी दी गई, जिनमें ये नाम शामिल है। आपको बता दें 33 वरिष्ठ नेताओं को गुटबाजी रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। तो पूरी तरह से अब देखें, गुटबाजी रोकने के लिए आम सहमति बनने पर पार्टी जोर दे रही है। और वहीं 15 दिसंबर तक मंडलों के गठन का लक्ष्य भी रखा गया है। तो बीजेपी के 36 पर्यवेक्षक संगठन चुनाव में गुटबाजी को रोकेंगे। बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टैक्स को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कहां तो भाजपाई कह रहे थे एक देश एक टैक्स, लेकिन उनकी ये बात भी जुमलाए झूठ निकली, क्योंकि अब वो टैक्स की नई स्लैब ला सकते हैं, ला रहे हैं। जब एक टैक्स कई स्लैब है तो एक टैक्स का नारा सही मायनों में झूठा ही साबित हुआ ना। आगे अखिलेश ने यह भी कहा है कि हर टैक्स को चुकाने का बोझ आखिर में जनता पर ही आता है, इसलिए घूम फिरकर टैक्स की चक्की में जनता ही पिसती है, जनता ही मारी जाती है। टैक्स को लेकर अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके निशाना साधा है। वहीं संभल हिंसा से जुड़ी खबर सामने आ रही। सांसद जियाउर रहमान बर्क की बड़ी मुश्किलें। मृतक के पिता ने डीएमएसपी से लिखित शिकायत की। पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। सांसद पर गाड़ी चलाने का आरोप, गाड़ी से एक युवक की मौत। तो सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है। गाड़ी से एक युवक की मौत हुई है और सांसद पर गाड़ी चलाने का आरोप है। और मृतक के पिता ने डीएमएसपी से लिखित शिकायत की और पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो आपको बताते चले, जियाउर रहमान की बर्क की मुश्किलें जो है वो अब बढ़ती हुई एक बार फिर से दिखाई दे रही है। और संभल हिंसा को लेकर एक और अपडेट ये सामने आ रही है। अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर गाड़ी चलाने का आरोप है, जिससे एक युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक के पिता ने डीएमएसपी से इसकी लिखित शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की। 24/6/24 को थाना नखासा क्षेत्र में रात्रि के समय एक तेज गति से और लापरवाही से गाड़ी चला रही ब्लैक स्कॉर्पियो, जिसका नंबर यूपी 38 V0880 है, उनके द्वारा उनके बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और लापरवाही से चलाने के बाद में वो व्यक्ति वहां से भाग गए थे। इन्होंने अपना ये व्यक्त किया कि इनकी चार्जशीट है वो गलत सेक्शन में लगा के कोर्ट भेज दी गई है और पुलिस की सांठगांठ के बारे में इन्होंने बताया। इसके लिए मैंने एडिशनल एसपी नॉर्थ संभल हैं, उनको जांच के लिए दे दिया। बाद में वो लोग उधर से आ रहा संभल और से, इनकी गाड़ी इधर से जा रही है संभल साइड से, संभल ही हो वो अपनी साइड को सही चल रहा है, इन्होंने जाकर उसे कुचल दिया हूँ अपने हाथ को। उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। लड़के का नाम गौरव है, अलीपुर रहते हैं। इन्होंने हम जो रात को पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम हो गया, सीएम रिपोर्ट भी मिल गई। उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुकदमा इनके नाम हो गया। हमें इन्होंने टांग रखा, इन्होंने कोई पैसा बाल बच्चे होते हैं, इन्होंने भरोसा दे रखा पर लेकिन दिया नहीं कुछ इन्होंने। हम लोग टांगा इन्होंने। कौन था गाड़ी में? जियाउर रहमान है, इनकी बहन थी और ड्राइवर था। ये गाड़ी में सब
लखनऊ से खबर सामने आ रही। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का भाजपा सरकार पर हमला। कैलाश मानसरोवर को चाइना से मुक्त कराने चलो, तो ये सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। 500,000 साल पुरानी मस्जिदें और इबादतगाहें छोड़ो, बीजेपी आगे चले, हम भी पीछे चलेंगे। धर्मेंद्र यादव ने चुनौती दी है। संभल हिंसा का ठीकरा सांसद ने पुलिस पर फोड़ा है। कहा कि सब कुछ पुलिस का किया करा है। पाकिस्तानी कारतूस मिलने पर भी उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि छोटी बातों में उलझाकर पुलिस नई स्टोरी बना रही है। सरकार के पास सिस्टम, जांच करें पाकिस्तानी कारतूस की। तो कह रहे हैं कि सरकार के पास पूरे सिस्टम अवेलेबल है और इन तमाम मसलों की जो है वो छानबीन करे, किसानों पर सदन में डायरेक्शन दे। उपराष्ट्रपति तो इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए हैं और उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और पाकिस्तानी कनेक्शन, संभल हिंसा का होने से उन्होंने बताया कि छोटी मोटी बातों में जो है सरकार उलझाकर जनता को रखना चाहती है और पुलिस पर संभल हिंसा का ठिकरा फोड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी मस्जिद और इबादतगाहें छोड़ो, बीजेपी आगे चले, हम भी साथ रहेंगे। 500 साल जो ये पुराने विवाद है उनसे हट जाए। तो सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कैलाश मानसरोवर को चाइना से मुक्त कराने तक की चुनौती दे दी है। तो सरकार के पास सिस्टम है, पूरे मामले की तफ्तीश करे। तो ये सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अपना बयान दिया है। आदेश और इशारों पर वहां दोबारा सर्वे कराया, तनावपूर्ण माहौल पैदा किया और 5 निर्दोष लोगों की जान गई, 20 लोगों से ज्यादा घायल हैं, 2750 से ज्यादा लोग मुकदमे के शिकार हैं। हमारे खुद वहां के स्थानीय सांसद बंगलौर के एक सम्मेलन में मौजूद थे, वो भी एफआईआर के मैं नाम उनका। तो आप सोचिए ना किधर जा रही देश की राजनीति ले जाना चाहते लोग। मैं कह रहा हूं बीजेपी के वाले लोगों से कि सब छोड़ो, चलो भगवान शिव का जो स्थान है पहले उसको मुक्त कराओ। क्या यहाँ 500 साल पहले, 1000 साल पहले की मस्जिदें हैं, पुराने इदारे हैं, लोगों की इबादत गाहें हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब करना। चलो पूरे देश के लोगों को लेके चलो ना, पहले कैलाश मानसरोवर को हम लोग मुक्त कराएं, कैलाश पर्वत को मुक्त कराएं, बीजेपी के लोग आगे चले। हम बढ़ते आगे खबर बुलंदशहर से, जहां डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार अचानक मलका पार्क पहुंचे। दोनों ने निरीक्षण कर सफाई और कानून व्यवस्था का जायजा भी लिया। वहीं पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से बातचीत भी की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ ही एसएसपी श्लोक कुमार ने पुलिस को दिए क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं। बढ़ते आगे खबर अयोध्या से, जहां भगवान राम की नगरी में हॉट एयर बलून सर्विस शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अब रामनगरी आने वाले पर्यटक मिनट तक हवाई यात्रा का आनंद ले सकेंगे और इसके साथ ही रामनगरी आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर के शिखर के साथ हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसे मंदिरों को ऊपर से दीदार कर सकेंगे। वहीं इस हॉट एयर बलून का किराया प्रति व्यक्ति 999 रुपए होगा। एक हॉट एयर बलून आज से प्रारंभ किया जा रहा है अयोध्या विकास प्राधिकरण और पुष्पक एडवेंचर द्वारा। इसको यहाँ पर आज से क्रियान्वित किया जाएगा और हॉट एयर बलून एक तरह से आकर्षण होता है किसी भी जगह पर। अगर आपको उस शहर को ऊपर से देखना है, नज़ारा लेना है, तो उसके लिए एक तरीका है और एक रोमांच भरा ये एक्सपीरियंस लोगों को प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक अट्रैक्शन बनेगा और लोग यहाँ पर आएंगे और इसका लुत्फ उठाएंगे। और आज इसका पहला दिन है। सुबह शाम हवा के भाव पर डिपेंड करेगा कि इसको कितने समय तक इसको ऑपरेट किया जा सके, उसी के अनुसार इसको हम लोग संचालित करेंगे। खबर मुरादाबाद से, जहां फिर छात्र की सुसाइड को लेकर सुर्खियों में आए मुरादाबाद की टीएमयू यूनिवर्सिटी। बता दें कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पैरा मेडिकल PRIT प्रथम वर्ष के छात्र अतुल तिवारी ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि छात्र अतुल तिवारी वाराणसी का रहने वाला है और छात्र ने यूनिवर्सिटी के न्यू बॉयज हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी लगाई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। लगभग 4:30 बजे सूचना मिली थी SHO बागवाड़ा को कि यहाँ जो TMU है वहाँ पर एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है। सूचना पे CO हाईवे और SHO बागवाड़ा मौके पर गए।
इन लोगों ने वहाँ पर पाया कि एक BIRT कोर्स है, कोई रेडियो टेक्नोलॉजी का कोर्स है, उसके फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट है जो बनारस का रहने वाला है, उसने अपने आप को हैंग कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। उसमें हम लोगों ने मौके पर फोरेंसिक की टीम बुलाई है और उसके बाद हम लोगों ने उसमें जो अभी विधिक कार्रवाई वो कर रहे हैं। इसमें PM के लिए बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है, परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है, वो जल्दी बनारस से आ रहे हैं। इसमें तब तक हम लोग जो टीमी प्रशासन है उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बाकी जो छात्र है उसके छात्र के जो साथ रहने वाले लड़के हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर में क्या कारण रहा। मौके से अभी कोई सुसाइड नोट वगैरह बरामद नहीं हुआ है, तो छानबीन की जा रही है और जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।